Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, डेट इज़ लाइफ प्रोसेस, और उसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सारे हमने उसमें कवर किए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब इस लेक्चर में भी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें हार्ट तक के पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं, जहाँ पर डबल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, एंड उसके बाद जो उसके बाद के टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आइए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस लेक्चर में जो है वो है रेस्पिरेशन टॉपिक। इससे पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये रेस्पिरेशन टॉपिक है। रेस्पिरेशन क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, ठीक। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना। और ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, फिर वो क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ब्लड में प्रेजेंट किससे डिसॉल्व होता है, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से डिसॉल्व होता है ना। ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है उससे ये डिसॉल्व हो जाता है, एंड बॉन्ड बनाने के बाद ये पूरी बॉडी में घूम के आता है। इसके बाद जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ही आपके जो ग्लूकोज है, जो आप खाना खा रहे हो, उस ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जैसे ही हम लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन पहले तो जो हमारे ब्रेक डाउन जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक करता है, उससे एनर्जी रिलीज कराता है, एंड क्या करता है वो हीमोग्लोबिन से, हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो सेल होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उससे वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के बाद पूरी बॉडी में मूव करता है, ठीक। इसके अलावा फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से वापस एक्सक्रिएट होता है, बाहर आता है, एंड जिसमें हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज कर रहे होते हैं। तो रेस्पिरेशन में देखो ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में देखो क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया है। लाइम वाटर यानी CaOH का होल चॉइस, है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया है। ये यूजुअली कलरलेस होता है, ये ना कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है। अब उसके बाद से इन्होंने एक पिचकारी ली है, एंड पिचकारी से ये क्या कर रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी लाइम वाटर में डालोगे, या लाइम वाटर को कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से गैस पास कराएंगे अगर आप, तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हम एक्टिविटी करके देख रहे हैं। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तब इसी को जस्टिफाई करने के लिए कि क्या सच में जो हम गैस रिलीज कर रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसके लिए ये एक्टिविटी ली गई है। इस एक्टिविटी में क्या किया है इन्होंने, टेस्ट ट्यूब में देखो यहाँ पर अब लाइम वाटर डाला हुआ है, एंड लाइम वाटर में क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक ट्यूब ली है, और इस ट्यूब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसमें फूंक मार रहे हैं। जब हम फूंक मारेंगे तो जो हमारा जो भी एयर होगा, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो इस लाइम वाटर से मिक्स होकर क्या होगा, पूरे लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, है ना। अगर ठीक है, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हमारे जो हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से तो बात नहीं बनने वाली ना, हमें तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी चाहिए। तो अगर हम बात करें, हम इसमें अगर फूकेंगे और हम सच में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका जो लाइम वाटर है जो कि कलरलेस है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और हुआ भी यही। क्या होता है, जब इसमें काफी देर तक हम ऐसे फूकते रहते हैं तो होता क्या है, ये लाइम वाटर जो है वो क्या करेगा, वो मिल्की हो जाएगा। अच्छा, इसमें रिएक्शन क्या होती है, इसमें होता ये है, यहाँ पर CO2 को जब हम डालते हैं, है ना, इसमें इंसर्ट करते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 बन जाता है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि कैसा होता है, जो कि मिल्की कलर का होता है, जो कि कैसा होता है, मिल्की होता है। और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या, कि जो आपका जो ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो आप गैस रिलीज कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एक्सेस अमाउंट में डाल देंगे, एक्सेस अमाउंट में अगर आप इसमें प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, वो वापस से कलरलेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो जब हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, वो वापस से कलरलेस होता है, तो इसलिए क्या होगा, कुछ देर बाद कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 5.4। टेक अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड ब्लो द एयर, और क्या करो आप उसमें हवा फूक मारो उसमें, ठीक। उसके बाद लाइम वाटर जो होगा मिल्की हो जाएगा, है ना। सेम यूज सिरिंज करो, सिरिंज का यूज करो या पिचकारी का यूज करो, और सेम आपको फिर से करना है, फ्रेश लाइम वाटर लो एंड देन दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और उसमें भी यही चीज करनी है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपका जो लाइम वाटर है वो क्या होगा, वो मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर क्या होगा, वो मिल्की हो जाएगा। व्हाट डज इट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट।
लेकिन अब इसके बाद ना यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना अमाउंट, मतलब इन दोनों में से कौन से वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो ज्यादा होने वाला है। तो उसके लिए देखो, जब भी आप अपने माउथ से ब्लो करोगे ना, तो ऑब्वियसली उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आप इस पिचकारी को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें से किसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होगा। तो जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोई भी और। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी टेक अ स्मॉल फ्रूट जूस एंड द शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट इनटू इट। ठीक है, क्या करना है आपको कि आपको कोई फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर सॉल्यूशन लेना है। ऐड सम यीस्ट टू दिस, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें फ्रूट जूस लेना है या शुगर सॉल्यूशन लेना है एंड उसमें क्या करना है, हमें कुछ यीस्ट डाल देना है। अब यीस्ट जो है वो किसको लीड करता है, वो लीड करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन को। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही तो करता है ना। तो एरोबिक ना करके एनारोबिक रेस्पिरेशन को करेगा। तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि फ्रूट जूस लो या फिर शुगर सॉल्यूशन लो और उसमें क्या करो, यीस्ट ऐड कर दो। उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में फिल करना है एंड टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा देनी है। ठीक है, एक मतलब ऐसी कॉर्क जिसके अंदर होल हो, एंड देन वो जो होल है उससे आपको क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब बेंड ग्लास ट्यूब पास करानी है। बेंड ग्लास ट्यूब आप उससे पाइप पास कराएंगे और वो जो उसका एक एंड होगा जो आपने टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया है एंड दूसरा एंड जो होगा वो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के सोल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट होगा। मतलब आप समझो कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, फ्रूट जूस डाला हुआ है और यीस्ट डाला हुआ है, और क्या डाला हुआ है, यीस्ट डाला हुआ है, और हमने क्या किया, इसमें कॉर्क लगा दी। अभी जो कॉर्क है, ये कॉर्क है, ये होल मतलब हॉलो होनी चाहिए, एक साइड से क्या है उसमें होल होना चाहिए। होल ऐसा होना चाहिए इस कॉर्क में कि ये इससे एक पाइप हम आसानी से कनेक्ट कर सके, जो कि हम ऐसे कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर एक और टेस्ट ट्यूब होल्ड करेंगे हम। इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर होगा, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, लाइम वाटर होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो हमें परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के दिखाई दिया इसको, है ना। इस तरीके का हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब देखिए इसने क्या बोला है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, वो ये फ्री हैंड करा और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। क्या कलर चेंज होगा लाइम वाटर का, क्या कलर कोई चेंज होने वाला है लाइम वाटर का, ये आपको बताना है। तो देखो, जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपका जो कंटेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा ही करेगा, साथ के साथ इथेनॉल और रिलीज करता है। तो एक स्मेल आएगी इथेनॉल का, जिससे हमें पता चलेगा कि इथेनॉल रिलीज हुआ है। एंड इसके अलावा जो ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो लाइम वाटर जैसे मिल्की होगा, इट मीन्स क्या कि हमें पता लगा कि एक और बाय प्रोडक्ट आया हुआ है इसका, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। ये क्या प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या बताता है, क्या अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम करके देखें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, C2H5OH यानी इथेनॉल आना चाहिए, है ना। एंड क्या आना चाहिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, यही तो प्रोडक्ट आना चाहिए एज पर दिस रिएक्शन, यही प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी नंबर 5.5 में हमें यही बताना था कि एक्चुअल में यीस्ट अगर हम फ्रूट जूस में डालेंगे एंड देन उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, अच्छा इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्मेंटेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, जब भी हम यीस्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवेज, है ना, बाय वेरियस पाथवेज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रेकडाउन। अब ये देखो, ये ग्लूकोज है, पहले डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद इसे पढ़ेंगे। ये डायग्राम, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, यही तो होता है। इसमें क्या, इन साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या करता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो पायरुवेट है, ये देखो 3 डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करने वाले हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो क्या होगा, एंड अगर ऑक्सीजन की अच्छी खासी क्वांटिटी है तब क्या होने वाला है। ठीक है, क्या हुआ, पहले जो ग्लूकोज है, हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पहले कि वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद वो जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा, वो 3 तरीके से रिएक्शन करने वाला है। अगर उसको अच्छा खासा अमाउंट मिला ऑक्सीजन का, तो तब वो ये रिएक्शन देगा। अगर वो उसको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये रिएक्शन देने वाला है। एंड जब उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा तब वो क्या रिएक्शन देगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो,
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगी तो यीस्ट वाली रिएक्शन, अभी जो हमने इससे पहले जो एक्टिविटी पढ़ी है ना उसमें यही रिएक्शन चली थी, हमने यही तो देखा कि इथेनॉल बाय प्रोडक्ट बन रहा है, यानी C2H5OH मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन, अगर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो ये रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, इथेनॉल मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और ऐसी तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिएक्शन बोलते हैं। ये कैसी रिएक्शन है, ये एनारोबिक रिएक्शन है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पायरुवेट वाले में देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ना यहाँ पर, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इन आर मसल्स, तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या है, हमारे मसल्स में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी। लैक्टिक एसिड जो है बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द करता है ना, जब भी आपकी बॉडी में कहीं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत पेन देने वाला है आपको। ठीक, तो इसके बाद थर्ड देखिए, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है, एंड इस कंडीशन में देखिए क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा एंड प्लस एनर्जी रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमने क्या देखा कि हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के क्वांटिटी के बिहाफ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं मिल रही है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ऑक्सीजन बहुत अच्छी अमाउंट में तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी, इसी को समराइज वे में इधर लिखा हुआ है, ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ सबसे पहले, एंड देन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिली। यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसमें भी क्या हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, एंड देन इसके बाद क्या मिला हमें, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी मिली। फिर इसमें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसको, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर ये क्लियर होगा। इसके बाद अच्छा ये एटीपी के बारे में और लिखा हुआ है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये एनर्जी करेंसी है हमारी, SPHAT। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसिस एटीपी। जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो वो एटीपी का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल बनाएगा, ये एटीपी का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है ना, सेल के अंदर फ्यूल की तरह काम करता है। जब भी एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हीट जो है हमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें हीट प्रोवाइड कराना पड़ता है सिस्टम को, है ना, तो ये जो रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज। तो इसमें देखो, वी हैव डिस्कस्ड द न्यूट्रिएंट्स इन द ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि फूड मटेरियल्स जो होते हैं, फूड मटेरियल टेकन इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज यूज्ड बाय द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। बिल्कुल सही बात है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं वो हमारे सेल्स के थ्रू उससे एनर्जी ली जाती है, और उसी एनर्जी से हमारे सेल्स जो है वो वर्क करते हैं। इवन हमारा जो लाइफ प्रोसेस है पूरा उसी एनर्जी से चलता है। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। पहला स्टेप तो सबका ही सेम होने वाला है, जो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि पायरुवेट बनता है। पहला स्टेप जो है वो सबका ही सेम होने वाला है, क्या होता है, जिसमें कि पायरुवेट बनता है, तो जिसमें कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं। और ये जो होता है, ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, और ये प्रोसेस होता है ईस्ट के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। और इसको क्या, ये जब होगा जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी फर्स्ट वाला पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद से फिर ये अगला बता रहा है कि पायरुवेट जो है वो अगर ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो 3 मॉलिक्यूल वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये कंडीशन कहाँ होगी, जहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऐसे में रिएक्शन हो रही तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली है। और अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ यही लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, ऑक्सीजन होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कभी कभी हम क्या देखते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है, मतलब ऑक्सीजन है पर क्वांटिटी कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि मसल सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो पायरुवेट यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है,
ठीक, तो द बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प। मैंने बोला था जब भी लैक्टिक एसिड अगर बनने वाला है तो बहुत पेनफुल होगा वो। एथलीट जो होते हैं, एथलीट जब रनिंग कर रहे होते हैं बहुत तेज, जब वो भाग रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनके पैरों में, उनके जो लेग्स हैं उनमें इतना तेज पेन स्टार्ट हो जाता है कि वो वहीं गिर जाते हैं, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो वो उस पेन के पीछे का जो मेन कारण है वो लैक्टिक एसिड होता है। होता क्या है कि वो काफ़ी तेज़ी से रनिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है ना, और ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है तो होता क्या है कि वो रनिंग इतनी फास्ट करने लगते हैं कि उनको उतनी अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एथलीट जो है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिला तो जो उसका रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर रिलीज होना चाहिए था वो अब क्या होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। अब लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है, वो मसल्स में होने लगता है। तो इस वजह से मसल्स में बहुत बहुत तगड़ा क्रैम्प आता है, बहुत तेज क्रैम्प आता है, बहुत दर्द होता है, इवन एथलीट्स उठ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा। और यहाँ पर वही सारी चीज़ लिखी है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन को लीड करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, इट्स एनर्जी करेंसी ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। जितने भी सेल में जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, ये हमारी एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो क्या होती है, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक अ एटीपी मॉलिक्यूल। जो एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या बनता है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। अभी जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये वैसे ये जब यूज होगा जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा एंड ब्रेक होके क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। तो जब भी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन होंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एटीपी के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर एडीपी क्या है, एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एनर्जी को देना पड़ रहा है, प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें द सेल इज देन use this ATP to drive in the reaction और इसी ATP को यूज करके आगे की रिएक्शंस की जाती है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using the water, अब देखो जब भी ATP के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है ना, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी को रिलीज करता है। जब भी एटीपी की मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है यूजिंग वाटर के प्रेजेंस में, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि जिस तरीके से बैटरी जो होती है, बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट फॉर्म में हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकती है, ऐसे ही और भी फॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली जो एटीपी होता है, एटीपी कैन यूज इन द सेल, है ना। एटीपी को क्या, सेल में यूज किया जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ द नर्वस इम्पल्सेस एंड द मेनी अदर एक्टिविटी। जिस तरीके से बैटरी के अंदर डिफरेंट एनर्जीज जो है वो दी जाती है, उसी तरीके से एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो काम करते हैं। किस चीज़ के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, या फिर नर्वस इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये तो पूरी कहानी थी एटीपी के बारे में। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक यही था कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये होता क्या है अब ये देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना। एक ऐसा रेस्पिरेशन का पार्ट जिसमें ऑक्सीजन की अच्छी खासी क्वांटिटी लगेगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, वो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को चाहिए होता है उनको। तो वी सी दैट द प्लांट एक्सचेंज द गैस थ्रू स्टोमेटा। बिल्कुल, स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग, है ना। लीव्स के ऊपर छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है जिसमें वाटर का भी एक्सचेंज होता है एंड उसके साथ वाटर जो है, वाटर भी ट्रांसपरेट होता है और उसके साथ गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि सीन दैट द प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज intercellular spaces that ensure that all the cell are in contact with air and the carbon dioxide and the oxygen is exchanged by diffusion here। तो यहाँ पर प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एक्सचेंज किस प्रोसेस में होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा है दे कैन गो इनटू द सेल के अंदर जाते हैं एंड अवे फ्रॉम देम और आउट इनटू द
एयर, है ना, सेल के अंदर जाएंगे एंड देन फिर उसके बाद हवा गैस जो है एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डिपेंड करता है किसमें, एनवायरमेंटल कंडीशन पे। डिफ्यूजन जो है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट कंडीशन, कि एनवायरमेंट की कंडीशन कैसे है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो देखो नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होने लगती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट यूज कर रहा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन हो जाता है उस टाइम पे। वहीं दिन के टाइम की बात करें तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है दिन के टाइम। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट क्या करता है, दिन के समय तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। एंड रात के टाइम क्या करता है, रात के टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इसलिए रात के टाइम क्या होता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो और हम इसे कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई हैं कि एट नाइट, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और वहीं दिन की बात करें तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्यूरिंग द डे द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो यूज होता है, जो रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो रिलीज होता है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ था क्या, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो मैंने अभी इस डायग्राम में आपको समझाया एट नाइट एंड एट डे वाला, वही पार्ट इस पूरे में लिखा हुआ है, ठीक। तो यह लिखा देयर इज नो CO2 रिलीज, यहाँ कोई CO2 रिलीज नहीं होने वाला है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन रिलीज एज अ मेजर पार्ट ऑफ द इवेंट। देखो दिन में ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। रात में क्योंकि सन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स, एनिमल्स में देखिए कैसे गैस एक्सचेंज होती है। एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं जो कि गैस के लिए एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर क्या लंग्स हैं, डॉग के अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं, एंड यहाँ जो है पिजन है, पिजन यानी बर्ड्स के अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, ये तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो इसमें गिल्स होती हैं, है ना। और इसके अलावा क्या होती है, जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग में भी गिल्स होती है वो, और फ्रॉग अपने स्किन से भी सांस लेता है, ठीक। तो अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स और स्पीशीज के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं। तो एनिमल्स जो है इनके डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। टेरेस्ट्रियल के पास क्या होता है, यहाँ पर लंग्स होते हैं, एंड एक्वेटिक के पास क्या होते हैं, गिल्स होती हैं, ठीक। चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी में लिखा है ऑब्जर्व अ फिश इन एक्वेरियम। एक्वेरियम में आपको फिश देखनी, फिश जो होती है ना उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो जो माउथ ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं और जो उनके गिल्स होती हैं उनके साइड में, वो भी ऐसे ओपन क्लोज होती हैं, ठीक है। तो उनका माउथ भी ओपन क्लोज होता है बार बार, एंड उनके जो गिल्स होते हैं वो भी ओपन क्लोज होते रहते हैं बार बार। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो मूवमेंट है इनके माउथ का ओपन क्लोजिंग का और इनके जो गिल्स का है, क्या वो कोऑर्डिनेटेड है, क्या वो उसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन है या फिर ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये बताना है आपको। और सेकंड फिर बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिश इज ओपन एंड क्लोजिंग द माउथ इन अ मिनट, कि एक मिनट में फिश जो है वो कितनी बार माउथ को ओपन कर रही है, क्लोज कर रही है। एंड उसके बाद बोल रहा है कि फिर कंपेयर करो आप इस नंबर्स को, है ना, और बताओ कि कितने एक मिनट में कितनी बार हो रहा है। और फिर आपको ये बताना है, आपको खुद से भी कंपेयर करना है कि ह्यूमन के कंपैरिजन में वो तेज सांस ले रही है या धीरे सांस ले रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो ये ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। जब उनका माउथ ओपन होगा उस टाइम पर उनके गिल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर को इंटेक कर सकें। एंड जैसे उनका माउथ क्लोज होगा उस टाइम पर उनके गिल्स जो है वो ओपन होंगे ताकि वो जो वाटर उन्होंने इनटेक किया है उस वाटर से वो क्या करे, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके और रेस्ट ऑफ द वाटर को वो क्या कर सके, वापस पानी में वापस जो है वो बाहर निकाल सके, ठीक है। तो इसीलिए जो ये मूवमेंट है ये कोऑर्डिनेटेड वे में है, जिसमें कि माउथ अगर ओपन होगा तो गिल्स क्लोज होंगे एंड गिल्स ओपन होंगे तो माउथ क्लोज होगा उस टाइम पे। तो ये तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कितने टाइम। तो अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 120 टाइम्स पर मिनट जो है वो सांस लेती हैं। और वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें, है ना, तो ह्यूमन 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट ही सांस लेता है, मतलब एक मिनट में इतने टाइम
तक ही सांस लेता है, और वहीं फिशेस जो है वो उनको इतना टाइम लग जाता है। तो फिर फिशेस को इतना टाइम, इतना ज़्यादा सांस क्यों ले रही है ना, इतना ज़्यादा इनको क्यों सांस लेना पड़ रहा है? तो देखो होता क्या है, अगर हम अपनी बात करें तो हम तो भाई एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। और अगर हम एयर डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एयर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम बहुत आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसलिए हमारी बॉडी की नीड जो है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट में ही पूरी हो जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस क्या कर रही है, वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक कर रही है। अब वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसका परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा टाइम सांस लेना पड़ रहा है ताकि इनको जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इनकी बॉडी को वो फुलफिल कर सकेंगी। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था, ये पूरी एक्टिविटी थी, आई होप समझ में आई होगी आपको। तो मोर टू नो में क्या लिखा है, यूज द टोबैको डायरेक्टली और एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ द टोबैको द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा इज हार्मफुल। देखो, टोबैको या टोबैको से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, वो हार्मफुल है हमारे लिए। टोबैको जो है वो मोस्टली क्या करते हैं, टंग्स, लंग्स, हार्ट एंड लिवर को अफेक्ट करते हैं। स्मोकलेस टोबैको जो है वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर मतलब लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि वो हार्ट अटैक लेके आएंगे, स्ट्रोक, पल्मोनरी डिसीजेस एंड द सेवरल अदर फॉर्म ऑफ कैंसर्स, और तरीके के कैंसर यहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं। तो देयर इज अ हाई इंसिडेंट ऑफ द ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ द टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। और इंडिया में ज़्यादा जो कैंसर देखने को मिल रहा है वो माउथ कैंसर मिल रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द ये टोबैको, क्योंकि टोबैको को जो है हम क्या करते हैं, च्यू करते रहते हैं, चबाते हैं, है ना। जो इंडियंस हैं, इंडियंस की बहुत बुरी आदत है कि उन लोगों को तंबाकू खाना होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ओरल कैंसर की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ लिखा है कि स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, कि मतलब हेल्दी रहिए और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द गैसियस एक्सचेंज। अच्छा चलो इसको देखते हैं। तो देखो पहले हम डायग्राम देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो ये नेजल पैसेज है, नाक है हमारी, नोज को नेजल पैसेज बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा माउथ होता है उसे माउथ कैविटी बोला गया। फिर यहाँ से दो पाइप होती हैं, एक होता है फाइनेक्स और दूसरा होता है लैरिक्स। ठीक है, फाइनेक्स और लैरिक्स, फाइनेक्स जो होता है वो फूड पाइप होती है, और लैरिक्स जो होता है वो होता है वहीं से हम सांस लेते हैं, जो हम रेस्पायर कर रहे हैं वो लैरिक्स से होता है। ठीक, अब इसके बाद ये जो दोनों ही पाइप है दोनों एक जगह आके कनेक्ट हैं, जहाँ पर जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। और ये ट्रैकिया है, इसके अंदर क्या होती है, रिंग होती है, ऐसे हम आप टच भी करके देखोगे तो ऐसा रिंग जैसी फीलिंग होगी, है। तो ये रिंग होती है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये ट्रैकिया जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो रही हैं। तो अब इसके बाद आप देख सकते हो ये जो ब्रांचेज हैं ये क्या है, ब्रोंकीज हैं, और इसके बाद से ब्रांचेज के अंदर और छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं उसे ब्रैंक्युलिस बोल रहे हैं। एंड देन उसके बाद वो जो ब्रांचेज है उसके अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो डिफरेंट ब्रांचेज है ना, इसमें इतने छोटे छोटे से बलून टाइप स्ट्रक्चर है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, एवियोरी बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, एवियोरी बोलते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लेते हैं तो ये जो एवियोलीज होती है ना, ये फूल जाती हैं, ये एक्सपैंड करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये एवियोलीज जो होती है वो एक्सपैंड करती है, एंड जैसे हम जब रिलीज करते हैं तो वो क्या करती है, इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये एवियोलीज जो होती हैं यही हैं जिसके अंदर जाके हमारा जो मेजर गैस है वो फिल होता है। अब ये जो एवियोली है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है नर्व से। ठीक है, जिसकी वजह से नर्व्स में डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये तो पूरा डायग्राम था हमारा, जिसमें ये देखो गैस एक्सचेंज इन एवियोली लिखा हुआ है कि एवियोली में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी में से जाएगा, एंड देखो CO2 इज आउट, और CO2 जो है ब्लड से बाहर जो आना है वो भी इसी के थ्रू आएगा। होता क्या है, इसके अंदर एयर आई तो ऑक्सीजनेटेड एयर आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, वो ब्लड में मिल जाएगा, और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर आएगा। और जब वो ब्लड वापस से सर्कुलेट होकर आएगा तो फिर यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो वापस यहाँ मिलेगा, फिर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, एंड देन फिर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस सर्कुलेशन को हम आगे जब हार्ट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो अब देखो जब भी हम इनहेल करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो रिब होती है वो फूल जाती है, मूव अप हो जाती है ना, क्योंकि क्या हो, जो ये एवियोली जो है ये फूल जाती है, ये जब स्वेल अप होती है तो हमारा पूरा रिब जो है वो स्वेल अप हो जाती है, एंड हमारा डायफ्राग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो मूव करता है किसके साथ, डाउनवर्ड, है ना, मूव कर जाता है डाउन साइड। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, और जैसे हम जब सांस छोड़ते हैं, ऐसे रिलीज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है,
इस टाइम पे क्या होता है, जो रिब जो होती हैं, जो हमारी रीढ़ की रिब्स होती हैं, वो डाउनवर्ड मूव करती हैं, डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाती है एंड वो मूव कर जाता है, डायफ्राग्राम वापस से ऊपर की साइड मूव कर जाता है। इसके अलावा जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है वापस से, और एयर जो है वो वापस से लंग्स से बाहर आ जाती है। ठीक, तो ये पूरा डायग्राम था। अब ये जो डायग्राम हमने समझा है, इसी डायग्राम को यहाँ पर वर्ड की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ठीक है, पढ़ते हैं कि देखिए, जैसे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व जो होता है वो अगर लो है ना, हमें पता ही है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कम होता है एज कम्पेयर टू एयर। तो इसी वजह से हमने देखा कि एक्वेटिक एनिमल जो है वो उनको तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले सके। ये जो हमने पीछे पढ़ा था ये वही है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। तो ऑर्गेन्स, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनिज्म है, उनके पास लंग्स होते हैं एंड जो एक्वेटिक है उनके पास गिल्स होती हैं। तो यहाँ ये लिखा है कि ऑल दीज ऑर्गन्स हैव द स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सबके पास एक सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो सके बॉडी से। ठीक, इसके बाद लिखा है कि सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ठीक, वही सारी चीजें हैं जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्या कि अगर आपको मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जहाँ पर होगा तो वह सरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छे से एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए उनके बीच में ताकि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्सअप ना हो जाए। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स में एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, नाक के थ्रू बॉडी सांस जाती है अंदर। इसके बाद ताकि जो नॉस्ट्रल होते हैं, नॉस्ट्रल में जो फाइन हेयर्स होते हैं, वो फाइन हेयर्स क्या करते हैं, वो हमारे जो हमने सांस ली है, जो हमने एयर लिया, उसको वहीं पर रिफाइन कर देते हैं, वहीं फिल्टर कर देते हैं ताकि जो अंदर है, अंदर जो एयर जाएगी वो साफ एयर जाएगी। ठीक, इसके बाद ये लिखा है तो हमारा जो नोज होता है, नोज में प्रेजेंट जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो है, ये म्यूकस में जाके सारी जो डस्ट होते हैं वो वहीं पर पेस्ट हो जाते हैं ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर है वो अच्छी बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध हवा जा सके। ठीक, इसके बाद से नोज के बाद थ्रोट में जाता है, थ्रोट के बाद लंग्स में जाता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज के थ्रू ये क्या होता है, लंग्स में हमारे एयर चली जाती है। ठीक, इसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या काम है, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है उसी की वजह से हमारी एयर जो है वो कोलैप्स नहीं करती, वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर चली जाती है। तो लंग्स के अंदर जब जाता है तो लंग्स के अंदर जाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, छोटे छोटे ट्यूब्स बन जाती है जिसको हम एवियोली बोलते हैं। एवियोली क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होती है, सारी गैस जाके फिल होती है। अब इस एवियोली के अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि डायरेक्टली एवियोली के अंदर कनेक्ट होती है। देखो ये सारी ब्लड की तो स्ट्रेंथ है ना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आता है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर आके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस ही आके यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद वापस से उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हो जाता है, और एंटर के बाद वो फिर पूरी बॉडी में मूव हो जाता है। तो जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है वही सारी चीज़ें इस पॉइंट में लिखी हुई हैं, है ना। यहाँ भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ के देखना इसको, फिर भी कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए अब देखते हैं डू यू नो में क्या लिखा है। फिर से ये स्मोकिंग इन इंजीरियस टू हेल्थ लिखा हुआ है, तो जिसमें है लंग्स कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती है तो लंग्स कैंसर से होती है। अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक is provided with a small hair-like structure called cilia. This cilia will help to remove the germs, dust, and other harmful particles from the inhaled air. Smoking destroy these hair. अब होता क्या है कि जो आपका जो upper part है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें सीलिया होती है। सीलिया जो होती है वो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि क्या करता है, आपका जितना भी डस्ट है उसको रोक लेता है। ठीक है, जर्म्स को रिमूव करता है, डस्ट को रोकता है। अब होता क्या है कि जब हम स्मोकिंग जरूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो जो सीलिया जो होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो इसकी वजह से वो जर्म्स हैं, डस्ट है, वो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे यानी लंग्स में डायरेक्टली एंटर कर जाएगा। अब जब वो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा तो लंग्स में चला तो जाएगा, वापस तो आएगा नहीं, तो वहीं पर जमना शुरू हो जाएगा, जमेगा, चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होगा, कफ होगा, एंड इवन लंग्स कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये डू यू नो में ये बताया कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसके बाद देखिए
इफ द एवियोलर सरफेस वुड स्प्रेड आउट, अगर वो जो एवियोली होती है ना, अगर वो स्प्रेड हो, है ना, अगर वो पूरे अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो ये अबाउट 80 मीटर स्क्वायर तक का पूरा एरिया कवर कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ द गैस बिकम बिकॉज लार्ज सरफेस, है ना, तो इतना बड़ा सरफेस होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज कितना अच्छा होता है। अगर ये डिफ्यूजन जो है ना, अगर इफ द डिफ्यूजर वर टू मूव द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा होता तो लगभग हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जाने में लगभग 3 इयर्स लग जाते। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को टो तक जाने के लिए लंग्स से। तो और जो कि हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन एकदम ऐसे करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि आपकी बॉडी किस तरीके से कितनी एफिशिएंटली वर्क करती है कि आपके बॉडी में इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है वो इतनी आसानी से हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका है? ब्लड का है ना। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपने प्रीवियसली सेक्शन में भी पढ़ा कि ब्लड जो है वही क्या करता है, ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटीरियल को भी, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड टाइप में कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक लिक्विडी मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो जिसके अंदर जो सेल्स होती है यानी हमारी हीमोग्लोबिन होती है वो सस्पेंडेड होती है। प्लाज्मा क्या करता है? वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, है ना। और उसके बाद क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिड इन द रेड ब्लड सेल corpuscles and many other substances like the salt are also transported by the bloods। और ये सारी चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बॉन्ड करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ और सॉल्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में इस ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन, तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है ताकि वो जो ब्लड है वो काफ़ी तेज़ी से, बहुत अच्छे तरीके से पूरी बॉडी तक पहुंच जाए। ठीक, एंड नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स, और हमें ट्यूब्स की नेटवर्क की यानी हमें नर्व्स की ज़रूरत है ना, ताकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। एंड इसके अलावा यही इंश्योर करता है कि अगर कहीं डैमेज हुआ है, तो उसको रिपेयर करना है। तो प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा एक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं ब्लड की क्या है। ब्लड में प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो प्लाज्मा जो है वो 55% है, जो कि एक येलो कलर का, बिल्कुल लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, जो कि क्या करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सबको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि कितनी है? लगभग 1%, बस 1% ही आपको व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में मिलेंगे। इनका मेन काम क्या है? इन्फेक्शन से लड़ना। जो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में होता है तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स उसको जाके अटैक करती हैं, उससे फाइट करती हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं फीवर आ गया हमें। एक्चुअल में क्या होता है? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो उस इन्फेक्शन से लड़ रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और हम कहते हैं क्या कि हमें फीवर हो गया है। यही व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है? हमें कैंसर भी हो सकता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, जो कि 44% है, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। Blood is a transporting medium that carries essential substance and to every cell and remove the waste from the every part of the body, है ना। यही सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करता है, प्लस हमारी बॉडी के जिस पार्ट में जो भी वेस्ट है उसको भी ये बाहर निकालता है, उसको रीड ऑफ कर देता है, निकाल के फेंक देता है। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 5.7, visit a health center in your locality and find out what is the normal range of the hemoglobin content in the human body। ये तो खुद करोगे। क्या है? आपको आसपास के हेल्थ केयर सेंटर में जाना है और वहाँ जाके आपको पता करना है कि आपकी बॉडी का मतलब नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। क्या वो बच्चे में मतलब चिल्ड्रन में और एडल्ट में सेम होता है? क्या वो मैन और वुमेन्स में भी सेम होता है या डिफरेंट होता है? और फिर आप एक वेटनरी हॉस्पिटल जाइए, मतलब एक क्लिनिक जाइए, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उनके पास जाइए। फिर वहाँ जाके आप पता करिए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो एनिमल्स में कितना होता है, जैसे कि बुफेलो है, काऊ है, इनमें कितना होता है। क्या ये उन काफ में मतलब जो उनके बच्चे होते हैं उनमें कम होता है या ज़्यादा होता है? मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है? ये मतलब आपको क्वान्टिटी पता करनी है। ठीक, ये एक्टिविटी आपको ये बता रहा है। फिर आपको कंपेयर करना है the difference in the male and female human and the animal।
कि क्या आपको डिफरेंस दिखा कि ब्लड में कितना डिफरेंस है मेन एंड फीमेल के, चाहे तो वो ह्यूमन की बात करें चाहे वो एनिमल्स की बात करें। ठीक, तो इसको आपको करना है, इस एक्टिविटी को तो आप खुद ही करिएगा। इसके बाद देखते हैं द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है? पहला है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है ना, जो कि पंप करता है, क्या करता है, ब्लड को बहुत तेजी से पंप करता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो सके। इसके बाद ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ये नेटवर्क टिश्यू कह सकते हैं इसे हम। इसके बाद तीसरा होता है रिपेयरिंग सिस्टम। रिपेयरिंग सिस्टम में आता है हमारा प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, देखो कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके का डैमेज हुआ है तो प्लेटलेट्स जो है उसको जाके रिपेयर करती है। अगर हमें कहीं कट भी जाए ना, अगर नॉर्मली भी ऐसा कट जाता है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे हमारा ब्लड खुद ही रुक जाता है। होता क्या है, जो प्लेटलेट्स है वो वहाँ के कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट होकर ब्लड को रोक लेती है फ्लो होने से। ठीक है, तो ब्लड लॉस नहीं होता प्लेटलेट्स की वजह से। तो ये क्या है, ये हमारे बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन किस तरीके से ब्लड से लंग्स में एंटर होता है। ठीक है, तो ये देखो, अगर ये डायग्राम है, डायग्राम समझो पहले। ये है हमारा लंग्स का डायग्राम, एक रफ डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये लंग्स का डायग्राम है, ये लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, और ये हमारा बॉडी का बाकी का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू, एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देखो, एक तो मूवमेंट होता है ब्लड का लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स के बीच। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से ब्लड ऐसे जा रहा है लंग्स के अंदर, और लंग्स से वापस इधर से ब्लड आता है। ठीक है, इस साइड आता है। ठीक, तो एक तो मूवमेंट हम क्या देखेंगे, एक तो हम मूवमेंट देखेंगे कि किस तरीके से लंग्स और हार्ट के बीच में एक मूवमेंट चल रहा है, सर्कुलेटरी मूवमेंट। अगला मूवमेंट हम देखेंगे कि हार्ट से किस तरीके से ब्लड यहाँ से नीचे जा रहा है ऑर्टा के थ्रू, एंड पूरा बॉडी में कवर हो रहा है, एंड देन यहाँ से फिर वापस वो क्या है, हार्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो एक तो सर्कुलेशन ऊपर हो रहा है जो कि लंग्स और हार्ट के बीच में है, और दूसरा सर्कुलेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ का है, ये हार्ट से बॉडी के बीच में है। तो इसी वजह से हमारे बॉडी को डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसलिए हमारे हार्ट जो है वो कैसा सिस्टम फॉलो कर रहा है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखो ना, दो सर्कल बन रहा है ना, एक तो यहाँ से यहाँ के बीच में हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में हो रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि हमारा जो है डबल सर्कुलेशन सिस्टम पे हमारी बॉडी वर्क करती है। चलो, तो अब हम समझते हैं इसे। ये लंग्स है, लंग्स की कैपिलरीज है, ये पल्मरी आर्टरी है लंग्स की तरफ, ये पल्मरी वीन्स है। पल्मरी वीन्स क्या करती हैं, ये लंग्स से ब्लड को लेके जाती है हार्ट के अंदर। पल्मरी वीन्स का क्या काम है कि हार्ट के अंदर लंग्स को लेके जाती हैं, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाती है लंग्स से। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड यहाँ आता है, ये अब जो लंग्स से आया है ब्लड, तो लंग्स में तो ऑक्सीजन होता है ना, तो ये जो ब्लड होगा ये कैसा ब्लड होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा ब्लड होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो जो लंग्स से हार्ट में ब्लड आने वाला है वो कैसा ब्लड आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, या हम इसे कह सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अब जब हार्ट में आया तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट इसे बहुत तेजी से पंप करेगा, और ये क्या करेगा, बहुत तेजी से पंप होते हुए आर्टा के थ्रू, और ये जो नस है इसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। इन नर्व्स को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। बहुत तेजी से प्रेशर के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडीज में जितनी भी कैपिलरीज होंगी, जितनी भी आर्टरीज होंगी, सब में जाएगा, वीन्स में जाएगा। फाइनली ये जो वीन्स हैं, फाइनली सारे जो ब्लड है वो वीन्स में चला जाएगा, और वीन्स क्या करेगा, सारे ब्लड को कलेक्ट करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजन तो यूज हो गया बॉडी के थ्रू, है ना, तो जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट खत्म हो चुका है, उस ब्लड को वापस लेके जाती है हार्ट में, है ना, और हार्ट क्या करता है, उसे वापस से लंग्स के पास भेज देता है, फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करके वापस देगा आपकी बॉडी को, और इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ वीन्स के थ्रू नस जो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर जाता है, एंड उसके बाद से फिर पल्मरी आर्टरीज के थ्रू वही ब्लड जो है लंग्स के अंदर चला जाता है, फिर लंग्स से वापस आएगा पल्मरी वीन्स के थ्रू आपके हार्ट में, और फिर हार्ट से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा रहता है। तो अब इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो चलो देखो, सेपरेशन ऑफ द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। भाई ये सेपरेशन बहुत जरूरी है। देखो यहाँ सेपरेशन दिख रहा है, ये सेपरेशन जो है ना बीच में, ये जो सेपरेशन है, इसे किसी और कलर से करते हैं, रुको, ये जो सेपरेशन दिख रहा है ना ग्रीन कलर से मैंने किया है, ये सेपरेशन बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रहे, है ना। इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा, इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा सारा। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता अगर सेपरेशन है, तो इसलिए सेपरेशन बहुत जरूरी है।
यूजफुल इन एनिमल एंड दैट हैव अ हाई एनर्जी नीड, है ना, ये ऐसे एनिमल जिसको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। एज बर्ड एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमेशा एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा एनिमल्स में डेट डू नॉट यूज द एनर्जी फॉर दिस पर्पज, दे द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने टेम्परेचर को रखते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एक ऐसे स्पीशीज जो जमीन पे भी रह सके और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही जीवन जी सके, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। और बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं, तो इनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि इनको नहीं जरूरत है, इनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो इसलिए इनके अंदर जो हार्ट चैम्बर होता है वो कैसा कितना होता है, 3 होता है। तो ये टोलरेट द सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, है ना, तो इसीलिए ये जो है ये थोड़ा बहुत अगर मिक्स हो जाएगा ब्लड का तो ये वो झेल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिशेस की बात करते हैं, तो फिशेस में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। एंड द ब्लड इज पम्प थ्रू द गिल्स, ब्लड जो है वो गिल्स के थ्रू पंप होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पासेस हियर डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है, पूरी बॉडी में इनके मूव कर जाता है, ठीक है। तो ब्लड गोज ओनली वंस, तो यहाँ पर हार्ट में सिर्फ एक ही बार गया है ब्लड, उसके बाद से फिर दोबारा नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 चैम्बर से काम हो जाता है। तो यहाँ देखो फिशेस में 2 चैम्बर है, 1 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल्स। ब्लड फ्लो जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, ब्लड गोज टू गिल्स, ब्लड गिल्स में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, तो इसलिए क्या है, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। एम्फीबियंस 3 चैम्बर्स है, 2 आर्ट्रिया है, 1 वेंट्रिकल्स है। कुछ मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये लोग झेल सकते हैं। बर्ड और मैमल्स की बात करें, 4 चैम्बर हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स, यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, ठीक है। इसके बाद अब पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। ये देखो हार्ट का पूरा डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ये बनाने को भी आ सकता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम जो है ना वो तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा, जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम वाला जो डायग्राम है वो तो परफेक्ट तरीके से करना होगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमेशा वो पूछा जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, पर जो डायग्राम है ना, डायग्राम उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हार्ट है, हार्ट पे ये ऑर्टा है, ऑर्टा है, ये पल्मरी आर्टरीज है, ये पल्मरी वीन्स है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ना, ये नाम दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे इसके नाम है इसके नर्व्स के। तो चलो पढ़ते हैं। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, बिग एज आर फीस्ट, मतलब जितना बड़ा हमारा ये हाथ होता है ना, मुट्ठी होती है उतना बड़ा ये हमारा हार्ट होगा, ठीक। बिकॉज बोथ oxygen and carbon dioxide have to transported by the blood, the heart has a different chambers, है ना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही यहाँ से पंप होने हैं, दोनों ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने हैं, इसी वजह से हमारे हार्ट में जो है वो क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है ना, ताकि जो है वो मिक्सिंग ना हो, ताकि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ यही सारी चीज लिखी हुई है। तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या होता है, वो लंग्स से आता है, और थिन वॉल्ड अपर ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट आर्टिकल्स। अच्छा छोड़ो, बात सुनो, होता ये है कि वो हार्ट का वो वाला पार्ट जहाँ से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना है बॉडी में, उसे हम आर्टरीज कहते हैं। तो आर्टरीज जो होती है ना, उसकी जो वॉल है वो हमेशा थिक होंगी, आर्टरीज की वॉल जो है वो हमेशा थिक होंगी। क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर कि क्यों आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू वीन्स, है ना। तो होता क्या है कि आर्टरीज जो है उसको डायरेक्टली फेस करना पड़ता है वो प्रेशर जो हार्ट उसके ऊपर लगाने वाला है। हार्ट जैसे ही पंप करता है तो वो क्या करता है, प्रेशर रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। अब वो जो प्रेशर है वो प्रेशर किस पे लगेगा, नर्व्स पे तो लगेगा, नसों में ही तो लगेगा, क्योंकि नसों के थ्रू ही जाना है। अब अगर नर्व जो है वो नर्व अगर थिक नहीं होगी, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो तो झेल ही नहीं पाएगी उस प्रेशर को, और वो क्या होगी, फट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा, और बहुत बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं कि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो होती हैं वो लंग्स से थिन वॉल्ड अपर चैम्बर में आती है हार्ट के, है ना, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, वो रिलैक्स करता है ब्लड को, फिर कलेक्ट करता है ब्लड को, है ना, और इसके बाद वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है नेक्स्ट चैम्बर में ऐसे करके भेज देता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब भेजा जाता है तो वहां पर भी रिलैक्स होता है ये, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, और व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब
लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड है वो पंप पूरी बॉडी में कर दिया जाता है। समझ गए? तो पहले आएगा कहाँ पर, पहले जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में सारा कलेक्ट होगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फिर वो नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया जाएगा जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं, है ना। ये देखो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, यहाँ पर डायग्राम देखो, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, ये रहा, ब्लैक कर दिया मैंने इसको। इसके बाद से यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इधर चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगी तो उसके बाद से फिर ये ब्लड जो है ये क्या किया जाएगा, पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा, पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा ये। फिर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वापस आएगा वो बॉडी से अपर चैम्बर में आता है, हार्ट के अपर चैम्बर में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ पर जो है वो वापस से ये अपर चैम्बर जो है यहाँ पर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आया वापस। अब जब ये वापस आया कॉरस्पॉन्डेंट लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल्स dilates and the transfer of the blood to the right ventricles। अब ये जो है इसको राइट वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है ब्लड को, और जो कि क्या करता है लंग्स को वापस लंग्स को भेज देता है। राइट वेंट्रिकल्स जो है वो क्या करेगा, वापस पंप करके लंग्स को भेज देगा ताकि लंग्स उसमें वापस से ऑक्सीजन ऐड करे और फिर वापस से ये सर्कुलेशन चलता रहे। ठीक, तो सिंस द वेंट्रिकल्स have to pump the blood into the various organ, they have thicker muscles than the artery do। तो यहाँ यही लिखा है कि जब वेंट्रिकल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स को पंप करना है तो इसलिए उसकी मसल्स जो है वो हार्ड होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती है, उसकी जो वॉल होती है कैसी होती है, थिक वॉल होती है, थिक वॉल होती है ताकि प्रेशर जो है प्रेशर को वो एक्सर्ट कर सके, है ना। और वीन्स क्या होती हैं, वीन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसकी थिन होती है, थिन वॉल होती है। ठीक है, आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेके जाता है ना, हार्ट टू बॉडी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। और ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ठीक है, तो ये आर्टरीज और वीन्स के बारे में हमने लिख लिया और ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। इसमें और लिखा है वॉल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक, है ना। इसमें वॉल लगी रहती है जो कि ये इंश्योर करती है कि फ्लो वापस से रिवर्ट ना हो जाए, है ना, ब्लड। व्हेन द आर्टरिया और द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ऐसा ना हो कि ब्लड जो है वो वापस से बैक आ जाए, तो इसलिए वॉल लगी रहती है ऑलरेडी। ठीक, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने हार्ट तक का टॉपिक कवर कर लिया लाइफ प्रोसेस में। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उस डाउट को, मैं उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करूँगी। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी पढ़ सकें इससे। एंड और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी करिएगा, है ना। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।